नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। जी हां, दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला और इसको लेकर देखिए रायपुर में बैठक हो रही। नक्सल हमले को लेकर पीएचक्यू में आपात बैठक जारी है। डीजीपी अशोक जुनेजा और एडीजी नक्सल ऑपरेशन को लेकर देखिए बैठक जारी है। विवेकानंद सिन्हा समेत कई आला अधिकारी मौजूद है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए घटनास्थल की तस्वीरें। दंतेवाड़ा नक्सल को लेकर रायपुर में ये बैठक जारी है। सीएम की तरफ से ये आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें डीजीपी अशोक जुनेजा और कई आला अधिकारी मौजूद है। स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है कि आखिर नक्सलियों का खात्मा किस तरीके से करना है। रायपुर से ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पीएचक्यू में काउंटर रणनीति को लेकर मंथन जारी है। किस तरीके से नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देना है, इसी को लेकर ये बैठक। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से आज दंतेवाड़ा में नक्सली हमला और जिसमें 10 जवान डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए हैं और एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। और हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव वीडियो सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और ग्राउंड जीरो से बस कुछ ही दूरी पर न्यूज 24 की टीम वहां पे पहुंचने वाली है और घटनास्थल की सबसे पहली तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसको लेकर देखिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। रायपुर में पीएचक्यू में ये बैठक जारी है और क्योंकि काउंटर स्ट्रैटेजी को लेकर ये बैठक जारी है, इसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी रहती है। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जवानों की गाड़ी पर आईडी प्लांट किया गया था और आईडी से गाड़ी पर हमला किया गया था, जिसमें हमारे 10 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं और हमले में कई जवानों के घायल होने की भी खबर है और घटनास्थल पर अन्य अतिरिक्त बलों को भी भेजा गया है। दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सीएम का दो टूक नक्सलियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। आरोपियों को ये सीएम की तरफ से कहा गया है, दो टूक कहा गया है। और शाह ने देखिए सीएम से बातचीत की है और हर संभव मदद का ये भरोसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है। अरनपुर में हमारे 10 जवान डीआरजी के जवान, दरअसल आपको बता दें कि अपने साथियों को लेने के लिए वापस लौट रहे थे और बारिश में कुछ साथी पेट्रोलिंग के दौरान गए थे और वहां पर फंसे हुए थे और उनको रेस्क्यू के लिए उन्हें वापस लेने के लिए जा रहे थे। और इस दौरान देखिए नक्सलियों की तरफ से कायराना करतूत और 10 जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हुए हैं। एक ड्राइवर, उसकी भी दुखद मौत हुई है। और ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश की टीम बस कुछ ही दूरी पर है और जवानों की आईडी गाड़ी पर आईडी से देखिए किस तरीके से ये हमला किया गया है। एक के बाद एक हमला यहाँ पे जवानों के ऊपर किया जा रहा है और आज अपने आप में एक बड़ा नुकसान यहाँ पे नक्सलियों की तरफ से हमारे जवानों को क्षति पहुंचाई गई है। हमारे 10 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। बीते कुछ समय की बात की जाए तो एक के बाद ये एक रणनीति फेल कर रहे थे हमारे सुरक्षा बल, लेकिन आज देखिए किस तरीके से नक्सलियों की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला, जिसमें आईडी के जरिए देखिए किस तरीके से जवानों की गाड़ी को उड़ाया गया है, जिसमें हमारे 10 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें। दीपक बैज सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, ये बहुत बड़ा हमला और इस हमले को आप किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से बहुत बड़ा घटना है और काफी लंबे अंतराल के बाद ये घटना घटी है, क्योंकि जिस तरह से नक्सलियों की वहां पे मौजूदगी की सूचना मिली थी फोर्स को और फोर्स मूवमेंट करने गई थी और वापसी के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि नक्सली आईडी ब्लास्ट कर गाड़ी को उड़ाया गया, जहां 10 जवान प्लस एक हमारे ड्राइवर जो थे उनकी भी मौत हुई है। मैं समझता हूँ बड़ी घटना है और नक्सलियों के लिए ये जो सीजन है घटना करने के लिए बहुत आसान रहता है, क्योंकि ये तेंदुपत्ता तोड़ने का, उसके बाद इमली महुआ टोरा समय का जो हमारे जंगल में हमारे आदिवासी घर से बाहर निकलते हैं और जो ये नक्सलियों को इनकी आड़ में हमला करने के लिए बहुत सारा चीज एक सहयोग मदद मिल जाता है आदिवासियों का आड़ में, जो फोर्सेस नहीं पहचान पाती है। ये हमला करने का एक बड़ा रीजन है। मुझे लगता है जो घटना हुई है वो पूरे दूर नक्सली एरिया है, जहां कैंप भी पिछले समय बैठाया गया था, जिसकी वजह से नक्सली दहशत में थे और नक्सली बैकफुट में थे। इसी बौखलाहट में ये बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। दीपक जी, देखिए ये हमला करने का जो तरीका है नक्सलियों का, ये पुराना है। क्या इस हमले की साजिश का काउंटर हम अभी तक तैयार नहीं कर पाए? किसका फेलियर आप देखते हैं?
नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इस हमले को नाकाम करने के लिए फोर्सेस हमेशा रणनीति बदलती है कि वो पैदल रोड छोड़ के रोड नीचे पैदल सर्चिंग पे निकलती है, या फिर बाइक से एक बाइक में दो जवान निकलते हैं सर्चिंग में, कि अगर हमला भी हो जाए तो बड़ा क्षति न हो। लेकिन हमेशा देखिए कि अगर एम्बुश में अगर बड़ा गाड़ी को टारगेट करते हैं तो उस गाड़ी में जितने भी जवान अगर बैठे रहते हैं तो नुकसान पूरी तरह से सभी जवानों को होती है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ऐसा कि उस गाड़ी को उड़ाना, ब्लास्टिंग से उड़ा देना और उस गाड़ी में बैठे सभी जवानों को नुकसान होना, ये बड़ा नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये फोर्सेस मतलब नक्सलियों का कहीं न कहीं हताशा है और लगातार बैकफुट में आने की वजह से वो एक संदेश देना चाहते हैं कि बड़ा हमला कर कि हम लोग यहाँ कहने का मौजूद है। तो ये वो संदेश देने में सफल हुए और कहीं न कहीं हमारी जवानों को नुकसान हुई है। ठीक है दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 10 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ये जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व के गार्ड थे। ये ट्वीट का कंटेंट पीएम मोदी की तरफ से, दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की मैं निंदा करता हूं और बहादुर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शहीद जवानों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी शोक संवेदनाएं शहीदों के परिजनों के साथ है। पीएम की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। बहादुर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शहीद जवानों का बलिदान हमेशा याद रहेगा। मेरी शोक संवेदनाएं शहीदों के परिजनों के साथ है। पीएम की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि नक्सली हमले को लेकर आपातकालीन बैठक जारी है। रायपुर में पीएचक्यू में काउंटर रणनीति को लेकर यह मंथन जारी है। किस तरीके से नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देना है और किस तरीके से नक्सलियों का खात्मा करना है, इसके लिए ये स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। नक्सल हमले को लेकर देखिए पीएचक्यू में बैठक, डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी नक्सल मौजूद है, कई अन्य आला अधिकारी भी मौजूद है और ये रणनीति बना रहे कि किस तरीके से नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देना है। एक बड़ा नुकसान आज डीआरजी का, डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के ये जवान थे और इसके अलावा इनकी गाड़ी के ड्राइवर भी हमले में उनकी मौत हुई है। आपको बता दें कि टीम बारिश में फंसे सुरक्षा बलों को रेस्क्यू करने के लिए जा रही थी और इस दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया और जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो प्रधान देखिए, नक्सली हमले में शहीद जवानों के नाम हम आपको बता रहे हैं। प्रधान आरक्षक, नव आरक्षक दुलगो मंडावी जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, और नव आरक्षक लखमो मरकाम, नव आरक्षक जोगा कवासी। आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी क्षति और इसको लेकर नक्सल हमले को लेकर पीएचक्यू में ये काउंटर स्ट्रैटेजी के लिए बैठक जारी है, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पर घटना के बाद जाहिर सी बात है कि रिव्यू होती ही है और इस वक्त यहाँ के पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी अशोक जुनेजा एक बड़ी बैठक को ले रहे हैं और इस बैठक में एडीजी नक्सल ऑपरेशन और तमाम जो मातहत अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी की खबर है। लगातार बैठक चल रही है और चूंकि ये बैठक मुख्यमंत्री की बैठक के पहले हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जमीनी स्थिति से तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं राज्य पुलिस महकमे के वो अपडेट होना चाहते हैं और घटना की वजह क्या है, घटना किन कारणों से हुई है, कहां पर चूक हुई है और चूक के पीछे की दरअसल वाजिब वजह क्या थी। ये तमाम सवालों की समीक्षा मुमकिन है कि इस बैठक के दौरान डीजीपी करते नजर आ सकते हैं और इस बैठक के बाद ये भी आशंका जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाएंगे जिसमें तमाम जो डीजीपी हैं, एडीजी नक्सल ऑपरेशन है, गृह सचिव हैं, इनकी मौजूदगी उस बैठक में हो सकती है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल सूचना अब तक आई नहीं है, लेकिन जरूर सबसे महत्वपूर्ण जोर जो इस बैठक में दिया जाएगा, जिसकी चर्चा की जा रही है, वो चर्चा ये है कि आखिर इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद ये घटना कैसे घट गई। कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि स्पेसिफिक इनपुट इंटेल था कि जो अरनपुर का इलाका है वहां पर माओवादियों का जमावड़ा है, माओवादी एकत्रित हुए हैं। लेकिन यहाँ पर दो बातें निकलकर सामने आई हैं दीपिका। पहली बात ये थी कि जब घटना घटने के ठीक बाद जो रिएक्शन स्थानीय पुलिस का निकलकर सामने आया था, उस रिएक्शन में ये कहा गया था कि
डीआरजी को इंटेल इनपुट मिलने के आधार पर अनंतपुर इलाके के पास ऑपरेशन के लिए भेजा गया और वापसी में घटना घट गई। लेकिन उसके बाद एक और जानकारी यहां पर साझा की गई। वो जानकारी ये कहती है कि बारिश की वजह से जो जवान वहां पर फंस गए थे उनके रेस्क्यू के लिए डीआरजी गई थी। कोई स्पेसिफिक बात यहां पर अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो आईजी ने जो अपना एक आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया था, उस बयान में भी यही बात कही गई थी कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जमावड़ा जो नक्सलियों का हुआ था उसे लेकर एक ऑपरेशन प्लान किया गया था और इस ऑपरेशन के तहत ही डीआरजी का मूवमेंट अनंतपुर के इलाके में किया गया। और जब ये लौट रही थी पार्टी, डीआरजी की जवान जब लौट रहे थे तो नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए और इस आईडी ब्लास्ट में 10 जवान और गाड़ी चलाने वाले चालक की शहादत हो गई। ये तमाम फैक्ट्स निकलकर सामने आया है बयानों की शक्ल में, ऑफिशियल्स के बयानों की शक्ल में। लेकिन अभी जो बैठक पीएचक्यू में चल रही है उस बैठक में इन्हीं तमाम विषयों पर न केवल बातचीत होगी बल्कि प्राइमरी एक जो रिव्यू करने की एक परंपरा, एक परिपाटी जो है कि बड़ी घटनाओं के बाद अधिकारी बैठकर उन घटनाओं के कारणों की विवेचना कर लेते हैं, लगभग वैसी तस्वीर पीएचक्यू में चल रही इस बैठक के दौरान देखने को मिल सकती है। अमूमन ये तस्वीर हम एक दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है लगातार देख रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के नेताओं के हम बयान सुन रहे थे कि वहाँ पर सुरक्षा बलों के जवानों की भर्ती की जानी चाहिए, जो एक असला होना चाहिए जवानों के पास वो वहाँ पर नहीं है। दरअसल यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री की हैसियत से साल 1.5 साल पहले जब बस्तर पहुंचे थे और उन्होंने मीडिया को बयान दिया था एक रिव्यू मीटिंग के बाद, तब उन्होंने इस बात को स्पेसिफिक जोर देकर कहा था कि राज्य सरकार के साथ, राज्य पुलिस के साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और गृह मंत्रालय भारत सरकार के बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत मजबूत कोऑर्डिनेशन है और इस कोऑर्डिनेशन के बूते आने वाले कुछ एक साल के भीतर नक्सलियों को जमींदोज कर दिया जाएगा, नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा। और लगभग 2 साल का वक्त है। इन 2 सालों में कोई बड़ी घटना बस्तर के इलाकों में नहीं घटी, सिवाय इसके कि अभी कुछ दिन पहले जो विक्रम मंडावी कांग्रेस के विधायक है बीजापुर के, उनकी गाड़ियों पर नक्सलियों ने गोली चला दी थी। हालांकि इस घटना में विक्रम मंडावी बाल बच गए थे, लेकिन वो एक संकेत था। वो संकेत इस लिहाज से था कि नक्सली उस इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकजुट है और नक्सली अंदर ही खाने अपनी एक रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। और शायद यही रणनीति जो थी नक्सलियों की वो आज 11 जवानों की शहादत के तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि एक बड़ा फेलवर यहाँ पर इंटेलिजेंस का माना जा रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट इस तरीके से शायद नहीं रहा होगा, या रहा भी तो होगा डिलीवर नीचे नहीं किया गया होगा, जिसकी वजह से एक बड़ी घटना को माओवादियों ने अंजाम दिया है। आशीष जी, जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए नक्सली एक के बाद एक बीजेपी नेताओं को टारगेट कर रहे थे, लोकलाइट्स को टारगेट कर रहे थे और कांग्रेस विधायक के काफिले पर यह हमला करके एक कहीं ना कहीं संदेश देने की भी कोशिश की थी। लेकिन इसके बावजूद हमारे सुरक्षा बल, हमारे खुफिया तंत्र नहीं भाप पाए। आखिर चूक कहां पर हुई है? क्या एसओपी का पालन नहीं किया गया? देखिए प्राइमरी फेस तो लगता है ऐसा ही है कि एक जो प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है कि जिस रूट पर फोर्स का मूवमेंट होता है उस रूट से वापसी नहीं होती, तो मुमकिन है कि यहाँ पर एसओपी का पालन नहीं किया गया होगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई कहता नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। रिव्यू की बातें हैं और रिव्यू के बाद ही स्पेसिफिक तौर पर ये कहा जा सकेगा जब इस पर कोई आधिकारिक बयान निकलकर सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर यह समझना होगा कि बस्तर के बिहड़ों में और बस्तर के अंदरूनी इलाकों की सड़कों में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर माओवादी आईडी प्लांट करके नहीं रखे हों। जगह जगह माओवादी आईडी बिछाकर रखे हुए हैं और माओवादी ऐसे मौके की ताक पर रहते हैं कि कोई बड़ी कैजुअलिटी को अंजाम माओवादी दे दें। हालांकि लंबे समय बाद मास कैजुअलिटी सिक्योरिटी फोर्सेस की हुई है माओवादियों के हमले में, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली माओवादियों ने अपनी जो रणनीति बनाई थी उसे एग्जीक्यूट किया है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि माओवादी यदि इस तरीके की रणनीति बना रहे थे तो इस रणनीति क्या इस इनपुट जो था वो सिक्योरिटी फोर्सेस तक कैसे नहीं पहुंचा। हालांकि अब रिव्यू का दौर शुरू हो रहा है। अब रिव्यू होंगे आधिकारिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी, और सरकारी तंत्र का भी अपना एक रिव्यू होगा, सरकार का रिव्यू होगा। इस रिव्यू में इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी और बातचीत के बाद किस तरीके से बयान दिए जाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा।
तो बिल्कुल आशीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, एक बड़ा हमला यहां पर हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किसका फेलियर है? दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई है, और क्या ये हमले को लेकर खुफिया तंत्र फेल रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और नक्सल एरिया में एंटी और माइन व्हीकल का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ है? एक के बाद एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ही सवाल है, क्या हमले को लेकर खुफिया तंत्र फेल रहा है? और नक्सल एरिया में एंटी माइन व्हीकल का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया गया है? क्या आरोपी ने ठीक तरीके से अपनी जिम्मेदारी को अंजाम नहीं दे पाए? और क्या एसओपी का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दंतेवाड़ा में हुआ नक्सली हमला अपने आप में एक बड़ी सुरक्षा चूक है। क्या हमले को लेकर खुफिया तंत्र फेल रहा है? क्योंकि सवाल ये है कि आखिर फेलियर किसका रहा है, किसकी चूक रही है? एंटी माइन व्हीकल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि नक्सलाइट एरिया है। क्या आरोपी ने ठीक तरीके से अपनी जिम्मेदारी को अंजाम नहीं दिया? क्या एसओपी का पालन पूरी तरीके से नहीं किया गया है? ये तमाम ऐसे सवाल है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं, लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। लगातार गृह मंत्री जो अमित शाह है वो नजर बना बैठे हैं, किस तरीके से जानकारी आपके पास आई है? अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। It's a very tragic incident. Chhattisgarh government is trying its level best. They have almost eliminated Naxalism in Chhattisgarh. 90% Naxalism is over. I think center should help. Center is also helping. I think there's a coordination between central government and Chhattisgarh government, and Chhattisgarh government is doing a wonderful job. मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से घटना हुई है, निश्चित रूप से नक्सलियों का कायराना हरकत है ये। लेकिन जिस प्रकार से आप घटनाक्रम को देखेंगे, अभी 1 सप्ताह पहले ही जो कांग्रेस सत्ता दल के विधायक हैं और उनके काफिले पे नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया। ज़रूरत इस बात की थी कि सरकार गृह मंत्री को जाकर के जगदलपुर में बैठ करके संभाग मुख्यालय में समीक्षा करनी चाहिए। ये घटना क्यों घटी उसके कारण में जाना चाहिए और उसकी समीक्षा करके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जो लौटेंगे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।